नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास के फिजिक्स के जो आपके प्रीवियस पेपर हैं उसके सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों इस में हम 7 पेपर की जो आपकी एक सीरीज़ है वो लगाने जा रहे हैं। कहने का मतलब हम 2020 के 7 पेपर जो आपके सेट पूरा बनता है उसके सॉल्यूशन यहाँ पर हम देंगे। तो अगर आप इन 7 पेपरों को तैयार करके जाते हैं तो 101% आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता और अच्छे नंबर भी आप इसमें ला सकते हैं। ठीक है, तो आप इन पेपरों को एक बार ज़रूर देखें। ये जो पेपर हैं वो आपको हिंदी मीडियम छात्रों के लिए हैं। ठीक है, और हो सकता है जल्द ही आपके इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए भी चैनल इस पर सॉल्यूशन जो है वो आपको डाला जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा प्रश्न पत्र। ठीक है, भौतिक विज्ञान 2020। ठीक है, आपका सेट नंबर 1 है 346, सेट का जो नंबर है वो 346 XS। ठीक है, तो व्यापक हल प्रश्न पत्र। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं, अगर आपको इंटर में अगर पास होना है तो आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, तभी आप कुछ परीक्षा में कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस के बारे में देखेंगे। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सेकंड है आपका इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा, खंड या। खंड आ में आपका बहुगुल प्रश्न है जो आपका 1 अंक का होगा। खंड बा में आपके अति लघु, खंड सा में आपका लघुत्तरीय फर्स्ट टाइप। ठीक है, और खंड दा में आपका लघुत्तरीय सेकंड टाइप जो 3 अंक का होता है। और खंड या में आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं खंड आपका आ। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है जो आपके 5 बहुविकल्पी आएंगे, देख लेते हैं। सबसे पहले आपका विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, तो इसका जो आंसर आएगा आप देख सकते हैं सूत्र आपका φE बराबर EA से अगर जब हम निकालेंगे तो इसका जो मात्रक आएगा वो आएगा वोल्ट इंटू मीटर। कहने वाला ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर खा, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक संभावित त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है कि 2 शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित होता है। तो ठीक है दोस्तों, इसमें जो आपका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम है वो आपका इस बार हटा दिया गया है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को आप नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इस बार जो 30% रिड्यूस हुआ है सिलेबस उसमें आपका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम, XL बराबर आपका दे रखा है 200 ओम तथा XC बराबर दे रखा है आपका 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आरोपित वोल्टता प्रभावित धारा का कालांतर है। तो आप देखेंगे R बराबर दे रखा है 100 ओम, XL और XC बराबर हमें 200 ओम दे रखा है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे tan phi बराबर XL माइनस XC अपॉन R। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 0, मतलब आपका जो कालांतर आएगा वो कितना आएगा 0 डिग्री। तो ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर घ। ठीक है, तो यदि ध्रुवण कोण आपका अल्फा तथा क्रांति कोण बीटा हो तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए tan अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल टू 1। इसका सॉल्यूशन दे रखा है। एन और आप लगाएंगे 1 अपॉन साइन बीटा, जहाँ बी जो है वो क्रांति कोण है और एन जो है पदार्थ का अपवर्तनांक है। ठीक है, तो बूस्टर नियम से आप जब एन और निकालेंगे tan अल्फा तो इसी प्रकार साइन tan अल्फा बराबर 1 अपॉन साइन बीटा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे tan अल्फा इंटू साइन बीटा आपका 1 के बराबर आएगा। नेक्स्ट है आपका एक ही वेग में गतिमान निम्नलिखित में किस कण की डी ब्रोगली तरंग दर अधिकतम होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तैयार करके जाएंगे इसे। तो इसका जो आंसर आएगा वो किसी कण की डी ब्रोगली तरंग दर जो लैम्डा बराबर h अपॉन mb बराबर होती है। तो इसके हिसाब से जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। यदि किसी कण का वेग नियत हो तो द्रव्यमान के अंदर जितना कम होगा उसकी डी ब्रोगली तरंग उतनी ही अधिक होगी। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन जो है इसका न्यूनतम द्रव्यमान है कि डी ब्रोगली तरंग दर सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव V0 के बीच खींचे गए वक्र की ढाल होती है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने अपनी जो पिछली वीडियो में उसमें भी बताया। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी H अपॉन E। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व दे सकते हैं। E बराबर हमने W अपॉन KE मैक्स का यूज किया है और उसके हिसाब से आपका ये जब मान रखा तो यहाँ से जब मान निकलेगा इसका जो ढाल निकलेगी वो आपका निकलेगा H अपॉन E, क्योंकि इसकी जो तुलना की गई है वो y बराबर MX प्लस C से की गई है रेखा के समीकरण। तो M बराबर जो ढाल है आपकी H अपॉन E है यहाँ पर और यहाँ पर M। ठीक है, तो M बराबर H अपॉन E, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा M बराबर H अपॉन E। ठीक है, अब बात करते हैं खंड बा, जिसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं 1-1 नंबर के। तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला है आपका अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो इसका तो आंसर मैंने वो पिछली वीडियो में जरूर डाला है, तो आप उसे देख सकते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। अवतल लेंस की मुख्य फोकस
अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस में से आपतित होकर मुख्य अक्ष के स्थित एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती। इस बिंदु को अवतल लेंस की द्वितीय फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर खा, रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु तथा अर्ध आयु में संबंध लिखिए। तो इसका जो औसत आयु अर्ध आयु संबंध होता है वो T12 बराबर 0.6931 अपॉन लैम्डा होता है। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो अर्धायु बराबर आएगा आपका 0.6931 इंटू औसत आयु मतलब टॉय। ठीक है, तो इसमें पहले आप फॉर्मूला यूज करेंगे T12 बराबर 0.6931 अपॉन लैम्डा, और 1 अपॉन लैम्डा जो होती है वो आपकी क्या कहते हैं औसत आयु होती है। ठीक है, तो इसको जब यहाँ पर 1 अपॉन लैम्डा बराबर टॉय रखेंगे तो आपका सीधा सीधा आपका संबंध निकल आएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर का, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन को अर्थ समझाइए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, मैंने वहाँ पर भी बताया है आपका पिछली वीडियो में, तो आप उसे देख लें एक बार। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन जो होता है वो किसी धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा उस पृष्ठ का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। इसे सामान्यतः W से प्रदर्शित करते हैं। माना किसी पृष्ठ धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम आवृत्ति दहली आवृत्ति हो तो प्रकाश का वैद्युत कार्यफलन W बराबर h न्यू 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे बाटहीन धारा का क्या अर्थ है। ठीक है, तो बाटहीन धारा कैसे कहते हैं, यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रेरकत्व L तथा अथवा केवल धारता C है तब परिपथ में धारा जो तो बहती है, परंतु औसत शक्ति 6 शून्य हो जाता है, अर्थात परिपथ में ऊर्जा 6 नहीं होता है। परिपथ की इस धारा को बाटहीन धारा कहते हैं। नेक्स्ट बात क्वेश्चन नंबर डा, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। तो आंसर है आपका विभव प्रवणता, किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अनुदिश वैद्युत विभव का मान घटता जाता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, जिसका आपका फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए। तो आंसर होगा चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता जो है आपकी धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कुंडली में प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप से मापी जाती है। ठीक है, धारा सुग्राह्यता जो ऐसा ही बराबर होती है आपकी फाई अपॉन आई। फाई का मान जो होता है वो NAV अपॉन C, इस तरीके से आपका पूरा निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं खंड सा, जिसमें आपसे लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे फर्स्ट टाइप वाले। ठीक है, जो आपके 2 अंक के आते हैं। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। सबसे पहले 3 का है इसमें, एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर क्या होता है। इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो उत्तर है इसका, एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में R बराबर 0 तथा प्रेरण प्रतिघात XL बराबर ओमेगा L, और ओमेगा का मान होता है 2πf, तो पूरा फॉर्मूला बन जाता है 2π.L तथा अतः धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर जो होगा वो tan phi बराबर XC माइनस XL अपॉन R। तो XC यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो अब 0 का भाग और R का भाग भी 0 हो जाएगा। जब 0 का भाग देंगे ऊपर वाली प्रॉपर्टी में तो क्या मिलेगा आपको इन्फानाइट। ठीक है, तो tan phi बराबर tan π/2 हो जाएगा। कहने का मतलब इन्फानाइट जो मान होता है वो π/2 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कालांतर निकलेगा π/2। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर खा, तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर दे रखा है 5 × 10⁻⁷ मीटर के फोटोन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फोटोन की तरंग दैर्घ्य दे रखी है लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁷ मीटर। फोटोन की ऊर्जा जूल में जो होती है SC अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो SC अपॉन लैम्डा हमने मान लगा क्योंकि H जो है वो आपका प्लांक नियतांक है और SC जो आपका प्रकाश का वेग है। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्स्टेंट है, इसके मान आपको पेपर में दे रखे होंगे। ठीक है, तो आप इसका यूज करेंगे और लैम्डा का मान आपको यहाँ पर दे रखा है। तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे इसका जो आंसर आएगा E बराबर 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर का, यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो आंसर आएगा प्रिज्म कोण जो है वो आपका A, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा M बराबर है। तो आप यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा n बराबर साइन A प्लस लैम्डा अपॉन 2 अपॉन साइन A/2। तो हमें दे रखा है कि A और डेल्टा M बराबर है, तो अब इस फॉर्मूले में डेल्टा M की जगह जब आप A रखेंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे इस तरीके से, जैसे कि आपका यहाँ साइन A प्लस A हो जाएगा, मतलब 2A, तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन A बचेगा, नीचे साइन A/2 हो जाएगा। साइन A का फॉर्मूला लगाएंगे आप 2 साइन A/2 कॉज A/2, तो साइन A/2 से साइन A/2 कट जाएगा, तो बचेगा आपका 2 कॉज A/2। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर घ, निम्नलिखित तर्क द्वारा के निर्गत बाई के लिए बुलियन व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको ये दे रखा है, इसका
जो आंसर आएगा, तो यहाँ पर एंड और नॉट गेट संयोजित है, कहने वाला इसमें एंड गेट भी है और नॉट गेट दोनों शामिल है। एंड गेट के लिए निर्गत टर्मिनल बाई डैश को नॉट गेट के निवेशी टर्मिनल से संबंधित करने पर प्राप्त गेट नैंड गेट मिलता है। ठीक है, तो नैंड गेट का आपका जो पूरा आपका दे रखा है, नैंड गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है वो बाई बराबर ए डॉट बी का आपका बार होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका ए के जो निर्गत और बी के निर्गत मिलाकर आपका पहले बाई डैश मिलेगा और बाई डैश का फिर उल्टा कर देंगे तो आपका नैंड गेट आपका यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, अथवा करके इसमें दूसरा गेट जो क्वेश्चन दे रखा था, नॉर गेट का प्रतीक चिन्ह तथा सतत सारणी बताइए। ठीक है, तो नॉर गेट के लिए आपको दे रखा है, यह गेट और नॉट गेट के सहयोग से प्राप्त होता है। इसमें और गेट के निर्गत टर्मिनल वाई डैश को नॉट गेट के निवेशी टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो नॉर गेट का आपका फॉर्मूला इस तरीके से फिगर जो आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसकी सतत सारणी जो होगी आपकी वो होगी आपकी यहाँ पर ए के निर्गत दे रखे हैं, बी के निर्गत दे रखे हैं, दोनों को मिलकर आपको बनेगा वाई डैश बराबर ए प्लस बी। ठीक है, और ए प्लस बी बनने के बाद इसका उल्टा कर दिया जाएगा तो आपका नॉर गेट यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं खंड दा की। ठीक है, तो खंड दा में आपसे सेकंड टाइप के लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो 3-3 अंक के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन चौथे का है, एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमताएं क्रमशः 10 डायोप्टर और 2 डायोप्टर संपर्क में रखे दोनों लेंसों में 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो दोनों पहले तो दो जो क्षमताएं उनको जोड़ देंगे, कुल क्षमता निकालेंगे, और अवतल लेंस और उत्तल लेंस है तो आपकी जो अवतल लेंस की क्षमता होगी माइनस में होगी और उत्तल लेंस की जो प्लस में होगी, तो जो कुल क्षमता मिलेगी हमें 8 डायोप्टर मिलेगी। और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे तो 100/P, तो 8 मतलब 100/8 आ जाएगा, तो आएगी 12.5 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, तो इस पर आप जब हल करेंगे तो v बराबर आपका आएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर का, यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो उत्तर है आपका प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग का द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आपका डी का मान निकाला जाता है। ठीक है, तो आंसर देख लेंगे। माना कि एस कैपिटल एस एक रेखा छिद्र है जिसे एक बड़ी प्रकाश से प्रकाशित किया गया है। इस एक एस रेखा छिद्र के आगे दो छिद्र S1 और S2 हैं जो एक दूसरे की अति समीप स्मॉल d दूरी पर S के समांतर है। माना कि S से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं S1 व S2 के पर समान कला में पहुंचती हैं। हाइगेंस तरंग सिद्धांत के अनुसार S1 व S2 भी द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत बन जाते हैं। ये तरंगिकाएं परस्पर अध्यारोपण करती हैं तथा d दूरी पर स्थित पर्दे को व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं। माना पर्दे के बिंदु P पर दीप्त फ्रिंजें बनती हैं। ठीक है, तो आपका ये फिगर इस तरीके से दे रखा है, इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो माना द्विक रेखा क्षेत्र S1 व S2 का लंबार्धक CO पर्दे पर बिंदु O पर मिलता है तथा बिंदु P की O से दूरी स्मॉल x तथा छिद्र रेखा X1 व X2 से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर S2P माइनस S1P है। माना कि S1 से S2 पर डाला गया लंब S1A है, तब बिंदु P पर दोनों तरंगों के पथांतर S2P माइनस S1P बराबर S2A होंगे। ठीक है, तो इस में जो थ्योरी लिखी गई इस फिगर के हिसाब से यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आपके जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज S1 S2A तथा PCO समरूप त्रिभुज है, तो इसमें समरूपता का नियम यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, समरूपता का जब नियम लगाया जाएगा तो यहाँ पर S2A बराबर XD अपॉन कैपिटल D आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और केंद्रीय फ्रिंज की दीप फ्रिंज की स्थितियों के लिए क्या करेंगे, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम उन स्थानों पर भी जहाँ व्यतिकरण की करने वाली प्रकाश तरंगाओं के बीच 0 लैम्डा 2 लैम्डा उसके मान होंगे, तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा XD अपॉन D बराबर M लैम्डा, और M का मान जो होंगे 0 1 2 3 4 5 6 आपकी गति के मतलब क्रम के हिसाब से रखते चले जाएंगे। ठीक है, तो एम बी फ्रिंज के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा X बराबर MD लैम्डा अपॉन D। ठीक है, अब फ्रिंज की चौड़ाई जब ज्ञात करेंगे तो उसको आप इसे देखेंगे एक बार, फ्रिंज की चौड़ाई जो मिलेगी हमें W बराबर D लैम्डा अपॉन स्मॉल d यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन था एक। अगर आपने अपने तरीके से इस तरह डेरिवेशन को तैयार कर रखा है तो आप उस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर का, एक 16 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु 1 दिन है, ज्ञात कीजिए। तो इसकी अर्धायु और 3.5 दिन बाद इसकी अविघटित मात्रा। ठीक है, तो इसको दे रखा है कि 16 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु टॉय बराबर 1 दिन दे रखी है, और तब अर्धायु जो होगी वो टी हाफ बराबर 0.693 इंटू औसत आयु टॉय। ठीक है, तो एक दिन का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.693 दिन मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन दे रखा 3.5 दिन में अब
अर्धायु की संख्या, तो कुल समय बट्टे अर्धायु, तो कुल समय आपकी जो 3.5 और अर्धायु आपकी निकली 0.693, तो आपका 5 आए। अब विघटित मात्रा आपको अगर निकालनी है तो फॉर्मूला होता है n बराबर n0 1/2 n। तो स्मॉल n का मान आप निकाल चुके हैं 5, तो 5 यहाँ पर रखेंगे और आपकी जो n0 वो 16 है, तो 1.2 ग्राम यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे घा की। एक छोटा क्षण चुंबक एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला में रखा है तथा क्षण चुंबक की ओर अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। यह इस अक्ष इस पर 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगाता है, तब क्षण चुंबक की स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसमें बल आघूर्ण फॉर्मूला होता है T बराबर m.v sin थीटा, ठीक है। थीटा बराबर 30 डिग्री दे रखा है, टॉय का मान दे रखा है, m का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्षण चुंबक की स्थिति ऊर्जा U बराबर होती है -mv cos थीटा, ठीक है। तो थीटा बराबर 0 है, तो यहाँ पर जो आंसर निकलेगा वो -9×10⁻² जूल निकलेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डा की। एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻8 कूलम प्रति मीटर है। तार में 2 सेंटीमीटर लंबी दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले एक अनंत लंबाई के लिए समान आवेशित सीधे चालक तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वो E बराबर 1/4πε0 2 λ/r, ठीक है। तो इसमें हमें सबके मान रखने लैम्डा बराबर दे रखा है हमें, ठीक है। उसके बाद आर का मान दे रखा है हमें, जो सेंटीमीटर में से मीटर में चेंज कर लेंगे। उसके बाद सीधा सीधा इसमें क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे। वो 1/4πε0 का जो मान हो सकता है वो 9 × 10⁻9 होता है, ठीक है, जो आपको पेपर में दे रखा होगा, ठीक है। इसके बाद जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। नेक्स्ट बात करेंगे 5वें का, ठीक है। ये भी आपके लघुत्तरीय सेकंड टाइप 3 अंक के प्रश्न होते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं, पहला है आपका किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए सूत्र P/Q बराबर R/S प्राप्त कीजिए। PQRS 4 भुजाओं के प्रतिरोध है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत बार पेपर में पूछा गया है और इस पेपर में भी पूछा गया है, ठीक है। तो किरचॉफ के नियम द्वारा व्हीटस्टोन सेतु को सिद्ध करना रहता है। P/Q बराबर R/S को सूत्र का निगमन होता है। तो व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोध PQRS को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया जाता है, ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं PQR मतलब PQR और S, ठीक है। तो चतुर्भुज ABCD की भुजाओं में जोड़े गए प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि कुंजियां K1 व K2 को बंद करने पर धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, ठीक है। तो यहाँ तो हम K1 को बंद करें या K2 को बंद करें या फिर खोलें तो उसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। तो इस दशा में धारामापी संतुलित हेतु उस अवस्था में अर्थात चतुर्भुज के विकोणों से जुड़ा होता है, तब कुंजी K1 को दबा करके I धारा प्रवाहित की जाती है। तो संधि A पर या 2 भागों में I1 व I2 विभक्त हो जाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर I धारा गई, I1 में यहाँ चली गई और I2 यहाँ चली गई, ठीक है। उसके बाद बंद पास में यहाँ 2 पास लिए जाते हैं। तो बंद पास में सबसे ABDA में जो किरचॉफ का नियम लगेगा वो I1 × P - I2 × R बराबर 0। तो यहाँ से I1P बराबर I2 R यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। बंद पास BCDB में जब निकालेंगे तो यहीं पर ऐसा संबंध आपका I1Q बराबर I2S यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। और जब हम समीकरण 1 व 2 की बात करेंगे, I1P/I1Q बराबर I2R/I2S, तो यहाँ से ऊपर नीचे I1 I2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बनेगा P/Q बराबर R/S, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर का, वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं। श्रेणी अनुनाद के परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, जब किसी LCR परिपथ में मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज की श्रृंखला में होती है, अर्थात प्रेरण प्रतिघात XL धारतीय प्रतिघात XC के बराबर होता है। तो अर्थात XL बराबर XC तो वैद्युत अनुनाद कहते हैं, मतलब इसी को क्या कहते हैं, वैद्युत अनुनाद कहते हैं। इस परिपथ के अनुनादी परिपथ भी कहते हैं। अब देखेंगे अनुनादी आवृत्ति। श्रेणी अनुनादी परिपथ में वह परिपथ जिसमें आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है, उसे कहते हैं हम अनुनादी आवृत्ति, ठीक है। अब इसमें हमें निगमन निकालना है। माना किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L, धारा C, प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े, तब परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर होती है √R² + XL - XC होल स्क्वायर। और यहाँ पर
क्या है आपका XL का मान लगा देते हैं और XC का मान लगाते हैं। XL का जो मान है वो ओमेगा L और XC का मान है वो 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC दोनों प्राप्त बराबर होते हैं और Z बराबर R होता है। तब हम इसमें दोनों का मान पुट कर देंगे तो यहाँ पर जो हमें मान मिलेगा F बराबर मिलेगा 1/2π√LC। दोस्तों ये बहुविकल्पीय में भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे आप एक बार जरूर देखकर जाएं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर का। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक पदार्थ रखा हो। ठीक है, तो आपका फर्स्ट यूनिट का है ये। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर X और Y आप प्लेट ले रखी है, इसके बीच में आपका एक परावैद्युतांक भरा गया है, इसके बीच की दूरी जो स्मॉल t है। तो आप यहाँ देख सकते हैं माना X व Y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। माना संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच किसी परावैद्युतांक पदार्थ कांच की एक T मोटाई मतलब T मोटाई की पट्टी जिसका परावैद्युतांक K है रखी गई है, तब प्लेटों के बीच वायु में दूरी D-T होगी। अतः प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी आपकी E0 बराबर Q/ε0A। ठीक है, उसके बाद तथा रखे परावैद्युतांक पट्टी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगी आपकी Q/K/ε0A। कहने का मतलब परावैद्युतांक का मान यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, अब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E0 दूरी जो है D-T में तथा विद्युत क्षेत्र E दूरी स्मॉल t में है। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, विभवांतर जो हो जाएगा आपका E0 D-T प्लस E इंटू टी। तो यहाँ पर जो मान रख देंगे फिर वहाँ से मान रखने के बाद आपका V बराबर Q/ε0A आपका यहाँ पर आ जाएगा, E0 का मान हो जाएगा और D-T और यहाँ पर आपका E का मान रख दिया जाएगा। इसमें से आपको कॉमन ले लिया जाएगा Q/ε0A। उसके बाद इसको हल करेंगे और संधारित्र की धारिता जो होती है C बराबर क्या होती है आपकी Q/V होती है। ठीक है, तो उससे यहाँ पर जब तो इसमें क्या करेंगे फिर Q को उस B के नीचे लेके आएंगे, उसको रख दे, उसको बना देंगे आपका C। ठीक है, उसके बाद इसे जब हल करेंगे यहाँ पर आएगा ε0A/D-T प्लस T/K। ठीक है, तो ये इसका निक बने। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर का। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है स्पष्ट कीजिए। तो अनुचुंबकीय किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बहुत कम चुंबकित होते हैं, यानी बहुत कम आकर्षित होते हैं, उन्हें बोलते हैं अनुचुंबकीय। ठीक है, जैसे इसमें एल्युमिनियम, Na, Li, Ca, Pt उदाहरण है आपके। ठीक है, उसके बाद प्रतिचुंबकीय, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में बहुत कम चुंबकित होते हैं। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता UR 1 से कम होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए कॉपर है आपका Ag, Au, C, Sb, Bi, Zn, NaCl, H2O और अक्रिय गैसें भी इसी में आती हैं। लौह चुंबकीय की बात करें, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबलता से चुंबकित हो जाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसमें सबसे पहले लोहा, कोबाल्ट, Ni, स्टील आदि। ठीक है, तो इसमें जो चुंबकशीलता होती है μR जो वो 1 से अधिक होती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डार्क। अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र भी लिखिए। तो आपका अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी जो होती है यह एक विशेष प्रकार का प्रकाशिकी यंत्र है जिससे दूर स्थित वस्तुओं को सरलता से देखा जा सकता है। यह यंत्र चंद्रमा, उल्कापिंड, तारे इत्यादि प्रकाशीय पिंडों के अध्ययन में प्रयोग किया जाता है। संरचना में क्या होता है कि 2 उत्तल लेंसों का प्रयोग होता है। ठीक है, पहला उत्तल लेंस इसका द्वारक बड़ा होता है और जिसे हम वस्तु के सामने रखा जाता है, अभिदर्शक लेंस कहते हैं। दूसरा उत्तल लेंस जिसका द्वारक छोटा होता है जिसे नेत्र के सामने रखा जाता है उसे नेत्रिका कहते हैं। ये दोनों लेंस एक नली में व्यवस्थित होते हैं। इसमें इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि नली के आगे पीछे खिसकाकर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो फिगर है वो आप इसमें ये देख सकते हैं। इसका जो आवर्धन के लिए जो सूत्र है वो होता है m बराबर -FO/UE। ठीक है, तो इसमें कंडीशन है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। ठीक है, तब इसका जो फॉर्मूला आएगा वो होगा आपका m बराबर -FU। ठीक है, रखने पर इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपका m बराबर -FO/FE ब्रैकेट में 1 + FE/D। ठीक है, अथवा करके इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा था, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदर्शक लेंस तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्र का लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। किसी वस्तु को अभिदर्शक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, इसके लिए आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए।
ठीक है। तो हमें मान दे रखे हैं एफ ओ दे रखा है 2 सेंटीमीटर, एफ ई दे रखा है 6.25 सेंटीमीटर, डी बराबर 15 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। अंतिम प्रतिबिंब दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है डी बराबर -25 सेंटीमीटर लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/ue। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम 1/ue मतलब ue का मान निकालेंगे तो वो आंसर आएगा आपका -5 सेंटीमीटर। अब दोनों लेंसों के बीच की दूरी निकालेंगे तो d बराबर होगा v0/ue, तो दोनों को हम जोड़ देंगे और यहाँ से v0 का मान निकलेगा वो 10 सेंटीमीटर निकलेगा। अब दर्शक लेंस के लिए जहाँ पे आपका जो मान लगाएंगे आप 1/f0 बराबर 1/v0 माइनस 1/u0। ठीक है। तो यहाँ से जो मान निकलेगा u0 का निकलेगा वो आपका -2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर के जितने भी मान है वो आपको ऊपर दे चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आवर्धन क्षमता जो निकलेगी वो निकलेगी आप v0/u0 वही माइनस का ब्रैकेट में 1 + d/fe। इसमें जब भी सब मान लगाएंगे आप, ठीक है, जैसे -10 लगेगा 2.5, उसके बाद 1 + 25/6.25, आंसर जो आएगा वो -20 आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं खंड आ, जिसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 5-5 अंक के होंगे और प्रत्येक प्रश्न में जो होगी आपको छूट दे रखी होगी। तो देखते हैं इसमें प्रश्न नंबर पहला है आपका छठा, प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है? 2 पोलेराइड ए तथा बी परस्पर लंबवत रखे हैं, इसके बीच एक तीसरा पोलेराइड किस प्रकार रखा जाएगी? बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ए पर आपतित आध्रुवित प्रकाश की तीव्रता के 1/32 हो जाए। तो दोस्तों ये जो है वो आपका कोर्स में से हटा दिया गया है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। प्रकाश का ध्रुवण आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है। अब बात करेंगे इसके अथवा करके जो क्वेश्चन दे रखा है उसके बारे में। हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है? 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का एक बड़ी प्रकाश वायु से 1.5 आवर्तनांक वाले कांच की सतह पर आपतित होता है। इसमें निम्नलिखित प्रत्येक की तरंग दैर्घ्य और चाल ज्ञात कीजिए। इस पर प्रकाश अपवर्तित प्रकाश की और परावर्तित प्रकाश की। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने बताया है, आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका पिछली वीडियो में, तो आप उसे देख कर जाएं। तो इसका जो आंसर है वो आपको बता देता हूं मैं। ठीक है। तो हाइगन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या कहता है पहले वो देख लेते हैं। तो हाइगन्स ने किसी माध्यम में तरंगों की संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जैसे हाइगन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। इसके लिए हाइगन्स ने निम्नलिखित परिकल्पनाएं की। ठीक है। तो परिकल्पनाएं क्या थी? सबसे पहली थी आपकी, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कंपन की समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता है। यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है तो तरंगाग्र गोलीय होता है। स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर तरंगाग्र लगभग समतल हो जाता है। अब दूसरी जो परिकल्पना थी वो देखेंगे, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलते हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगाएं कहते हैं तथा ये भी माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट तीसरा जो इसमें है वो है, यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं का अन्वालोप अर्थात इन्हें स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचे तो यह अन्वालोप उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। अब इसके आगे तरंग की संचरण के लिए इस सिद्धांत के अनुसार, तो तरंग के सिद्धांत के अनुसार इसका संचरण देख लेते हैं। यदि तरंगों की चाल v है, t समांतराल पश्चात तरंगाग्र की प्रत्येक द्वितीय तरंगिकाएं v × t दूरी तय करती हैं। वह दिशा जिसमें तरंगाग्र आगे बढ़ता है किरण कहलाती है। समान माध्यम में किरणें सदित तरंगाग्र की लंबवत होती है। प्रश्नानुसार हमें दे रखा है आपतित एक बड़ी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य देखिए लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6 × 10⁻⁷ मीटर कह सकते हैं। कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5। ठीक है। तो पहली स्थिति में जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, जब अपवर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो भी लैम्डा डैश बराबर λ/n। ठीक है। तो यहाँ पर जब मान निकालेंगे तो आपका आएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। अपवर्तित प्रकाश की चाल जो हो जाएगी b बराबर c/n से निकालेंगे तो आंसर आएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहीं पर इसकी सेकेंड परावर्तित प्रकाश के लिए लैम्डा डैश निकालेंगे λ/n, तो यहाँ पर n का मान 1 है, तो यहाँ से सीधा सीधा हमें लैम्डा डैश जो है वो आपका 6000 एंगस्ट्रॉम मिलेगा। यहाँ पे कह सकते हैं इसे मीटर पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जब परावर्तित प्रकाश चार निकालेंगे v बराबर c/n, तो यहाँ पर 1 रख देंगे तो आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद प्रकाश की आवृत्ति निकालेंगे c/λ से, तो आपकी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज यहाँ पर मिलेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों का उल्लेख कीजिए। I तीव्रता न्यू आवृत्ति के प्रकाश W कार्यफलन काले धातु के पृष्ठ पर पड़ता है। प्रकाश वैद्युत धारा तथा फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा जबकि आपतित प्रकाश की
तीव्रता समान तथा आवृत्तियां भिन्न भिन्न होती हैं। आवृत्ति समान तथा तीव्रताएं भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी सेकंड पार्ट जो फिजिक्स का है उसमें से आपका प्रश्न पूछा गया है, और ये प्रश्न भी मैंने वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बताया है, जो मैंने चैनल पर वीडियो डाली है आपकी यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो उसमें भी ये प्रश्न उसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये आप पेपर तैयार करके जाएं तो निश्चित ही आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं। किसी धातु की पृष्ठ पर सतह पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुपाती होती है। उसके बाद दूसरा जो इसमें दे रखा है हमें, पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। तीसरा दे रखा है, सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ जाती है। चौथा पॉइंट है इसमें, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह पर कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। यही न्यूनतम आवृत्ति दहली आवृत्ति कहलाती है। दहली आवृत्ति का मान धातु की पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है, भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अब बात करें पांचवें पॉइंट की, तो इलेक्ट्रॉनिक सतह पर आपतन एवं सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती, अर्थात धातु की सतह पर प्रकाश की आपतित होते ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगते हैं। ठीक है, अब प्रश्नानुसार की बात करें, तीव्रता समान तथा आवृत्तियां भिन्न भिन्न होने पर तब क्या होगा, यदि प्रकाश तरंगों की आवृत्तियां एक न्यूनतम दहली आवृत्ति मान से कम है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जित नहीं हो सकते, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी अधिक ही क्यों ना हो। इस प्रकार किसी समान आवृत्ति के आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर न्यू का मान परिवर्तित होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा भी परिवर्तित होती है, अर्थात आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, परंतु प्रकाश विद्युत धारा नियत रहती है। अब बात करें दूसरी स्थिति की, आवृत्ति समान तथा तीव्रताएं भिन्न भिन्न होने पर। ठीक है, आवृत्ति समान है, अब तीव्रताएं आपकी भिन्न भिन्न है। यदि किसी दी गई समान आवृत्ति न्यू के प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित की जाए तो धातु पृष्ठ पर प्रति सेकंड टकराने कर फोटोनों की संख्या उसी अनुपात में परिवर्तित हो जाएगी, परंतु प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा h न्यू ही रहेगी, अतः धातु से प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे प्रकाश विद्युत धारा भी बढ़ जाएगी, परंतु इसकी गतिज ऊर्जा E के उतनी ही रहेगी। अब अथवा करके इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, द्रव्य तरंगें क्या होती हैं, यह यांत्रिक तरंगों तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों से किस प्रकार भिन्न होती हैं। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या की कक्षा में 2.2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगाता है। इसके समतुल्य विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका पहला जो पोर्शन है वो थ्योरेटिकल है और दूसरा पोर्शन है वो न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो पहले हम थ्योरेटिकल देखते हैं, द्रव्य तरंगे कैसे कहते हैं वो जान लेते हैं। तो डी ब्रोगली के अनुसार जब कोई अत्यंत सूक्ष्म कण जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण गति करते हैं तो उन कणों के संबंध से तरंगें द्रव्य तरंगें या डी ब्रोगली तरंगें कहलाती हैं। ठीक है, मतलब उन कणों से जुड़ी हुई जो तरंगें होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, द्रव्य तरंगें कहते हैं, डी ब्रोगली तरंगें कहते हैं। ये तरंगें क्वांटम सिद्धांत का पालन करती हैं तथा इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जो स्वयं एक माध्यम होती है। ठीक है, अब इनमें तीनों में हमसे अंतर पूछा गया है, कहने का द्रव्य तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है और यांत्रिक तरंग है। तो सबसे पहले द्रव्य तरंग की बात करें, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात यह स्वयं एक माध्यम होती है, ये निर्वात में संचरित नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी उत्पन्न हो सकती है। यांत्रिक तरंगों की बात करें, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बात करें दूसरे पॉइंट की, ये तरंगें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों से संबंधित नहीं होती हैं, ये तरंगें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। तीसरी बात करें, ये तरंगें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों से संबंधित नहीं होती हैं। अब बात करें पहले द्रव्य तरंगों का वेग भिन्न भिन्न होता है। दूसरी तरंगों की बात करें हम चुंबकीय तरंगों की, तो इनकी चाल प्रकाश की चाल के समान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और इसका तीसरा मतलब देखें यांत्रिक तरंगें, इनकी चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, इनकी ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। ठीक है, इसके बाद इसमें देखें इनकी ऊर्जा क्वांटीकृत नहीं होती है, इनकी ऊर्जा क्वांटीकृत नहीं होती है। नेक्स्ट बात करें द्रव्य तरंगों की, यह किसी कण से संबंधित होती हैं, यह किसी स्रोत से उत्सर्जित नहीं होती हैं। इसके बाद बात करें विद्युत चुंबकीय तरंगें, यह तरंग किसी स्रोत से उत्सर्जित नहीं होती है। इसकी बात करें यांत्रिक तरंगों की, इनका स्रोत कोई माध्यम ठोस, द्रव, गैस हो सकता है। लास्ट पॉइंट देखेंगे, इनकी तरंग दैर्घ्य का मान कम होता है, इनकी तरंग दैर्घ्य का मान बहुत अधिक होता है, इनकी तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है। ठीक है,
अब बात करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट की। तो H परमाणु की त्रिज्या होती है वो 0.5 एंगस्ट्रॉम हमें दे रखी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का वेग हमें दे रखा है और एक परिक्रमण में इलेक्ट्रॉन की लगा समय आवर्तकाल T बराबर होता है 2πr/v। वो हमने मान यहाँ पर लगाया और T का मान यहाँ पर निकाल लिया जो आया 1.43 × 10⁻16 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद इसके समतुल्य विद्युत धारा I बराबर Q/T लगाएंगे। तो Q बराबर NE/T, तो N का मान 1 है और आपके E बराबर जो इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें दे रखा है 1.6 × 10⁻19 और आपका T जो हमने ऊपर से निकाला वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद जो I निकली वो I निकली आपकी 1.11 मिली एम्पियर। अब बात करते हैं इस पेपर के आपका 8वां क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका एम्पियर का परपथीय नियम क्या है। एम्पियर मैक्सवेल के संशोधित नियम बताइए तथा इसकी सहायता से विस्थापन धारा समझाइए। तो एम्पियर का परपथीय नियम होता है आपका किसी बंद समतल वक्र या पास के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस वक्र से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा के मान का μ0 गुना होता है। यही एम्पियर का परपथीय नियम है। कहने का मतलब ये होगा आपका VdL बराबर हो जाएगा आपका μ0 × I, जहाँ पर B जो आपका चुंबकीय क्षेत्र और μ0 नियतांक जिसे माध्यम की चुंबकशीलता कहते हैं। अब जहाँ I बंद पास के से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत धारा है। अब एम्पियर मैक्सवेल का संशोधन नियम क्या है वो देख लेते हैं। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र C ऐसे विद्युत परिपथ से जुड़ा है जिसमें समय के साथ परिवर्ती धारा I प्रवाहित हो रही है। समांतर प्लेट संधारित्र के बाहर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए धारावाही चालक पर तार का केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप लेते हैं जिसका तल तार के लंबवत है। बिंदु P जिसकी परिधि पर स्थिति है। तो एम्पियर की परपथीय नियम के अनुसार हमें निकलेगा VdL बराबर VdL cos 0 और μ0 I/T। ठीक है, अथवा करके आप इस तरीके से इसे दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर इसका जो मान हो जाएगा वो 2πr हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वृत्ताकार पथ है तो यहाँ पर इसका जो मान हो जाएगा वो 2πr हो जाएगा क्योंकि लंबाई जो होगी पूरी उसकी परिधि के बराबर हो जाएगी। वो उसके बाद क्या मिल जाएगा μ0 I। ठीक है, अब एम्पियर की परपथीय नियम से यहाँ पर आपको मिल जाएगा B × 2πr बराबर 0। ठीक है, क्योंकि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, यदि समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों का क्षेत्रफल A पर आवेश Q तथा आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो इसकी प्लेटों के बीच तो बैज क्षेत्र होता है आपका E बराबर σ/ε0। ठीक है, तो यहाँ पर A क्षेत्रफल निकालें तो A का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि आपका सिग्मा बराबर होता है Q/A। ठीक है, तो Q/A यहाँ पर पूरा रख देंगे। ठीक है, फिर गॉस की प्रमेय का यूज करेंगे फाई बराबर E × A, तो यहाँ से आपको मिलेगा Q/ε0। ठीक है, यहाँ और यहाँ पर जब आप Q का मान निकालेंगे तो फाई × ε0। ठीक है, मतलब ये ε0 कहेंगे। ठीक है, तो समीकरण आपका ये 2 हो गया। इसको जब आप क्या करेंगे, यदि संधारित्र प्लेटों के आवेश Q समय के साथ परिवर्ती हो तब संगत एक धारा संबंध हो जिसका मान आपका निकलेगा I बराबर Q/T और उसको जब मान यहाँ पर रखेंगे तो ε/d∅/dt। ठीक है, तथा इसे मैक्सवेल की विस्थापन धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। तो यहाँ पर आपका ये निकलेगा विस्थापन धारा। उसके बाद यहाँ पर आप जब नीचे निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर I का जो मान होगा वो IC + ID दोनों का योग होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका। इसके बाद यहाँ पर आपका परपथीय नियम जो निकलेगा वो निकला μ0 IC + μ0 ε0 d∅E/dt। ठीक है, अब ये रखेंगे विस्थापन धारा की आवश्यकता का कारण। ठीक है, तो आवश्यकता का कारण पढ़ लेते हैं। वैद्युत धारा के चुंबकीय परिपथ तथा चुंबकीय प्रेरण जैसी घटनाओं से ज्ञात हुआ कि वैद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है तथा समय के साथ परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मैक्सवेल की परिकल्पना में समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मैक्सवेल ने समय के साथ परिवर्तित धारा से संबंध संधारित्र के बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एम्पियर की परपथीय नियम प्रयुक्त करते हुए पाया कि इसमें एक विसंगति है जिसे दूर करने के लिए उन्होंने एक अतिरिक्त धारा के अस्तित्व का सुझाव दिया जिसे उन्होंने विस्थापन धारा का नाम दिया। तो विस्थापन धारा किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं हम। किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता बल्कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रकार परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उस धारा के समतुल्य है जिसका प्रभाव तभी तक होता है जब तक कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है तथा यह धारा उसी प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है जिस प्रकार चालक में प्रवाहित होने के चालन पर धारा उत्पन्न करती है।
अतः किसी परावर्तक माध्यम में इस प्रकार उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप पढ़ लें एक बार। ठीक है, और इसका जो डेरिवेशन है आपने अपने तरीके से तैयार किया होगा, उसको आप तैयार करके जाएं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपका जो डेरिवेशन इसमें दिया रखा है वही उसी तरीके से आप तैयार करेंगे, आप अपने तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका जो लास्ट क्वेश्चन अथवा करके जो दे रखा है वो दे रखते हैं। दो समांतर रेखीय धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, इसके आधार एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो देखते हैं भाई, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल जो होता है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अतः यदि हम इस चालक के समीप एक दूसरा धारावाही चालक रखें तो यह पहले चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल का अनुभव करेगा। इस प्रकार पहला धारावाही चालक दूसरे धारावाही चालक के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल का अनुभव करेगा। अतः स्पष्ट है कि पास पास रखे दो धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की पारस्परिक क्रियाओं के कारण एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। ठीक है, माना कि दो लंबे समांतर व सीधे तार पी क्यू व आर एस निर्वात में पास पास रखे हैं। जब इन तारों पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। प्रयोग द्वारा यह देखा जाता है कि जब दोनों तारों में विद्युत धारा एक ही दिशा में होती है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, परंतु जब इनमें धारा विपरीत दिशा में होती है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जब धारा एक दूसरे के एक ही दिशा में है तो इन दोनों को आकर्षित कर रहे हैं, और जब विपरीत दिशा में है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, तो ये दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, माना कि तार पी क्यू व आर एस कागज के तल में है तथा इनमें क्रमशः I1 I2 धारा एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसके बीच की दूरी R मीटर है। PQ की धारा के कारण RS के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा V1 बराबर होगा μ0 I1/2πr। ठीक है, अब दाएं हाथ के हथेली नियम बंद से दक्षिणावर्त पेज के नियम के अनुसार B1 की दिशा कागज के तल के लंबन नीचे की ओर होगी। चालक RS की धारा I2 चुंबकीय क्षेत्र B1 के लंबवत धार रखा है। इस पर एक बल लगता है RS की 1 मीटर लंबाई पर लगने वाला। इस बल का परिमाण जो होगा वो होगा आपका F बराबर I2 V1 L sin 90। ठीक है, sin 90 का मान 1 हो जाएगा, और यहाँ से आपका जो V1 का मान ऊपर वाला है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा μ0/2π × I1 × I2 L/R। ठीक है, अतः RS की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल जो होगा F/L, L को हम F के इन्वर्टे ले आएंगे तो μ0 I1 I2/2πr। ठीक है, तो इसके बाद स्पष्ट होता है कि धारा दो समांतर तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं तो तार एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हैं, और यदि धारा विपरीत दिशाओं में बहेंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, यदि I1 बराबर I2 हो जाती, मतलब I के बराबर हो जाएगा तो आपको मान मिलेगा F/L बराबर μ0 I²/2πr। ठीक है, इससे हम एम्पियर की जो परिभाषा निकालेंगे वो होगी आपकी 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे दो रिजुरेगी मतलब सीधे लंबी व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है? उच्चाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर उल्लेखित कीजिए। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण का उल्लेख कीजिए। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत जो है वो है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो आगे देखते हैं इसमें, जब कुंडली के सिरों पर निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज Vp आरोपित करते हैं तो क्रोड में प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। माना हमारा ट्रांसफर आदर्श ट्रांसफार्मर है तो चुंबकीय विचुम्बक की क्रिया से संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली में से गुजरता है। माना प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है तो स्वप्रेरण के कारण प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा आपका EP बराबर -KNP dφ/dt। समीकरण 1 आप दे देंगे इसे। अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा ES बराबर -KNS dφ/dt। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 में जब भाग देंगे तो ES/EP बराबर मिलेगा हमें NS/NP बराबर R। ठीक है, यदि कुंडली के सिरों पर मुक्त हो तो BS/BP और NS/NP। ठीक है, जहाँ NS/NP बराबर क्या है आपके R के बराबर है, जिसे परिणमन अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये फिगर है, उसमें आपके दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले उच्चाई ट्रांसफार्मर के बारे में जान लें। यह निम्न विभव वाली उच्च प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव वाली निम्न प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। प्राथमिक कुंडली में तार मोटा होता है
तथा फेरों की संख्या कम होती है। द्वितीय कुंडली में तार पतला होता है तथा फेरों की संख्या अधिक होती है, अर्थात NS बड़ा होता है NP से। अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, यह एक उच्च विभव वाली निम्न प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। इसमें 2 कुंडलियां होती हैं। इस कुंडलियों में से प्राथमिक कुंडली में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं तथा द्वितीय कुंडली में तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं, मतलब NS छोटा होता है NP से। अब ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण लिखेंगे। तो सबसे पहले तांबे में हानि। जब प्राथमिक तथा उन्हीं कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो कुछ ऊर्जा तांबे के तारों में ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। कुंडलियों में उत्पन्न ऊष्मा का अवशोषित करने की कुंडली के चारों ओर ठंडा होना, हवा अर्थात तेल प्रवाहित किया जाता है। अब दूसरा जो कारण है वो आपका भंवर धाराओं में हानि है। तो वह है आपका ट्रांसफार्मर की लोहे की करोड़ में भंवर धारा स्थापित होने से भी कुछ धारा ऊष्मा रूप में क्षय हो जाती है। अब नेक्स्ट है आपका शैथिल्य हानि। प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्येक चक्र में लोहे की करोड़ चंबकित तथा विचंबित होती है। इस प्रक्रिया में भी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय होती है। नेक्स्ट है आपका फ्लक्स हानि। प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली का युग्मन कभी भी पूर्ण नहीं होता, अतः प्राथमिक में भी जनित संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय से नहीं गुजरता। ठीक है, तो फ्लक्स हानि का कारण जो है VS × IS और BP × IP। ठीक है, अथवा करके जो उसमें लास्ट क्वेश्चन दे रखा है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियमों का उल्लेख कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स समय के साथ समीकरण φ = AT² + BT + C वेबर के अनुसार परिवर्तित होता है। A, B तथा C के मात्रक ज्ञात कीजिए। यदि A = 0.3, B = 0.6 तथा C = 0.8 मात्रक हो तो T = 2 पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसमें इसका हल देख लेते हैं। इसमें हमें इसके मान हमें दे रखे हैं जो इस सवाल में यूज होने हैं, जिस चीज़ की हमें जरूरत पड़ेगी वो हमें भौतिक नियतांक हमें यहाँ पर दे रखे हैं। तो पहला उत्तर देखेंगे, फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोगों के परिणामों को 2 नियमों के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से नियम है। तो पहला नियम है आपका, जब किसी परिपथ में बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिणाम चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होता है वो E = -k ΔV/ΔT। ठीक है, ये पहला नियम है। ठीक है, दूसरा नियम की बात करें जिसे लेंज का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा नियम जो है वो आपको किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव वैसी होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिससे कि उससे उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। अब देखते हैं न्यूमेरिकल पार्ट को। तो पहला दे रखा है φ = AT² + BT + C के अनुसार। ठीक है, इसमें ABC के मात्रक पूछे हैं। तो सिंपल आपको जो बीमा का जो पहला चैप्टर है फर्स्ट ईयर क्लास में कहने वाला 11th क्लास में, उसके अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। इसमें जो AT² का जो मात्रक होगा वो φ के स्क्वायर होगा, इसी φ के बराबर होगा। इसी तरह BT का जो मात्रक होगा वो φ के बराबर होगा, C का जो मात्रक है वो φ के बराबर होगा। तो φ का मात्रक जो निकालेंगे तो AT² का मात्रक बराबर BT का मात्रक और इसी तरीके C का मात्रक। तो A का मात्रक जो आएगा वो वेबर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा, B का मात्रक आएगा वेबर प्रति सेकंड आएगा और जो C का मात्रक आएगा वो केवल वेबर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड पार्ट इसमें दे रखा है, ABC के मान हमें दे रखे हैं। तो T = 2 पर हमसे विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका एक बार अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो dφ/dt तो यह आएगा A कांस्टेंट d/dt², इसका B कांस्टेंट B बाहर आएगा d/dt और C जो आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो उसका अवकलन आएगा 2t आएगा। ठीक है, तो 280 हो जाएगा और यहाँ पर केवल B आएगा। तो यहाँ पर इसका जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 280 + B, अब यहाँ पर हमें मान दे रखा है, उसको मान को जब यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास E बराबर आएगा 2 × A 0.3 + 2 0.6, तो 1.8 वोल्ट। तो दोस्तों ये है आपका 2020 का सॉल्व्ड पेपर फिजिक्स का। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।